हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग रे ऑप्टिक्स को ही कंटिन्यू करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट हैं, प्रकाश के जो गुणधर्म हैं वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हमने बात क्या की थी, हमने कहा था कि स्पीड ऑफ लाइट यानी जो चाल होती है प्रकाश की, वो चाल होती है निर्वात के अंदर अधिकतम। और कितनी होती है, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अप्रॉक्स वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू जो है उससे थोड़ा बहुत ही फ़र्क होता है। सेकेंड हमने बात की थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट के बारे में, कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट जो है इसके बारे में अपने पास 3 तरीके की अवधारणा थी, 3 तरीके के कॉन्सेप्ट थे। सबसे ओल्डेस्ट कंसेप्ट, फिर बीच में मीडियम कंसेप्ट और उसके बाद में न्यूएस्ट कंसेप्ट। ओल्ड जो दिया था, सबसे ओल्डेस्ट था वो था न्यूटन का, उसके बाद में हमने देखा था हाइजेनबर्ग का, और उसके बाद में हमने पढ़ा था मैक्सवेल का। और मैक्सवेल का जो मॉडल है वही हम फॉलो करके चलते हैं कि लाइट रे जो होती है, प्रकाश की किरण जो होती है, वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, ना ही कण होती है ना ही तरंग होती है। वो क्या होती है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग अगर प्रकाश की किरण है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर है प्रकाश की तरंग, तो हम बोलेंगे कि जो वेव्स होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक एनर्जी और मोमेंटम दोनों का ट्रांसफ़र करती हैं। तो ये जो आपके पास प्रकाश जो तरंग आप बोलो, तो या विद्युत चुंबकीय तरंग जो बोलो प्रकाश को, ये एक जगह से दूसरी जगह तक ऊर्जा और संवेग, एनर्जी और मोमेंटम दोनों का ट्रांसफ़र करती है। थर्ड हमने जो इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो थी कि अगर ये तरंग है तो इसका एक स्पेक्ट्रम होता है, और स्पेक्ट्रम जो है उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है उसके अंदर कौन कौन से टाइप की वेव आती हैं, सारी वेव जो है वो हमने पढ़ी थी। और उसके अंदर ही विजिबल लाइट यानी दृश्य प्रकाश आता है। दृश्य प्रकाश के सातों रंग जो हैं उनकी तरंग दैर्ध्य और वेवलेंथ के बारे में हमने पढ़ा था कि तरंग दैर्ध्य जो है दृश्य प्रकाश की वो 400 नैनोमीटर से स्टार्ट होकर हाईएस्ट जाती है 700 नैनोमीटर तक। 700 नैनोमीटर किसकी होती है हाईएस्ट तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ, वो होती है रेड लाइट की, लाल प्रकाश की। और सबसे कम यानी 400 नैनोमीटर किसकी होती है, 400 नैनोमीटर होती है वॉयलेट कलर जो होता है, बैंगनी कलर जो होता है, उसकी तरंग दैर्ध्य होती है। उसके बाद में हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी कि जो लाइट है, या जो ये लाइट की टर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये क्या एक हमेशा स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग ही मोशन करती है। इसे बोला जाता है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, यानी लाइट जो है, प्रकाश की तरंग जो है, वो हमेशा एक सीधी सरल रेखा के अनुसार ही गति करती है, और इसी के अकॉर्डिंग जो है शैडो बनती है, यानी परछाई जो बनती है वो भी इसी के अकॉर्डिंग बनती है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो हमने डिस्कस कर ली थी। तो अब चलिए एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी तो नहीं बोलेंगे हम लोग, ठीक है, लेकिन लाइट का ही एक गुण है, एक प्रॉपर्टी है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कई क्वेश्चनों के अंदर आप जब आगे सोल्व करोगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, तो कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर आपको नाम मिलेगा लाइट बीम या लाइट रे, प्रकाश पुंज या प्रकाश किरण। तो प्रकाश पुंज या प्रकाश किरण जो है वो क्या होता है, पुंज क्या होता है और प्रकाश किरण जो है वो क्या होती है। तो देखिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रकाश पुंज क्या होती है और प्रकाश किरण क्या होती है। तो अगर हम प्रकाश पुंज की बात करें, तो प्रकाश पुंज की बात करें तो देखो, जैसे ये एक लाइट है, ठीक है, इस लाइट की इससे जो लाइट निकल रही है, इस सोर्स से, स्रोत से जो लाइट निकल रही है, ये जितना क्षेत्रफल कवर कर रही है, जितना ये क्षेत्रफल कवर कर रही है, इसको बोला जाता है लाइट बीम या प्रकाश पुंज। इसको क्या बोला जाता है, लाइट बीम या प्रकाश पुंज। अब अगर इसी लाइट बीम को मैं बहुत ज़्यादा संकीर्ण कर दूं, बहुत ज़्यादा पतला कर दूं, तो जो लाइट आती है, जो मुझे लाइट बीम मिलेगी, ये येलो वाली, इसको बोला जाएगा लाइट रे। इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा लाइट रे या प्रकाश की किरण। तो अगर हम बात करें
प्रकाश पुंज की, लाइट बीम की, तो लाइट बीम जो है उसको हम बोल सकते हैं कि बहुत सारी प्रकाश की किरणें या बहुत सारी लाइट रेज जो है उनको मिलाकर एक लाइट बीम या प्रकाश पुंज बनता है। और लाइट रे की अगर हम बात करें तो लाइट रे क्या होता है? लाइट रे होता है कि बहुत ही संकीर्ण यानी पतली जो लाइट बीम होती है, पतली जो प्रकाश पुंज होती है, उसे हम बोलते हैं लाइट रे, प्रकाश किरण। तो अगर हम यहाँ पर एक डेफिनेशन के तौर पर लिखना चाहें तो दो वर्ड आपके पास काम में आते हैं। पहला वर्ड है आपके पास प्रकाश पुंज, या अगर इंग्लिश के अंदर हम बोलें इसको तो इंग्लिश के अंदर बोला जाता है लाइट बीम। प्रकाश पुंज या लाइट बीम क्या होता है कि हम दोनों के कंपैरिजन के आधार पर इनकी डेफिनेशन बनाते हैं। तो पहले हम सेकंड वाला लिख लेते हैं। क्या है आपके पास? प्रकाश किरण, या मैं बोल दूं लाइट रे। ठीक है, तो देखो अब दोनों की डेफिनेशन हम लोग लिखना चाहेंगे। यहाँ पर प्रकाश पुंज की बात करें, ठीक है, तो प्रकाश पुंज किससे मिलकर बनता है? प्रकाश किरणों से, बहुत सारी प्रकाश किरणों से मिलकर बना हुआ होता है। तो मैं क्या कहूँगा? प्रकाश पुंज के अंदर मैं बोलूँगा इट कंसिस्ट मैनी लाइट रेज। इट कंसिस्ट मैनी लाइट रेज, यानी यह बहुत सारी प्रकाश किरणों का एक समूह होता है। एक समूह होता है। बहुत सारी प्रकाश किरणों का क्या होता है? समूह होता है। यानी प्रकाश पुंज लाइट बीम कंसिस्ट मेनी लाइट रेज। अगर हम प्रकाश किरण की बात करें, लाइट रे की बात करें, तो मैं क्या लिखूंगा? ए वेरी नेरो लाइट बीम, ए वेरी नेरो लाइट बीम is known as लाइट रे। यानी बहुत ही पतली जो प्रकाश पुंज होती है, बहुत ही पतली जो लाइट बीम होती है, उसे क्या बोला जाता है? लाइट रे बोला जाता है। अगर हम हिंदी के अंदर इसको बोलें तो मैं लिखूंगा कि अत्यधिक संकीर्ण प्रकाश पुंज को, अत्यधिक संकीर्ण प्रकाश पुंज को प्रकाश किरण कहा जाता है। प्रकाश किरण कहा जाता है। यानी बहुत ही पतली जो प्रकाश पुंज होती है, बहुत ही संकीर्ण का मीनिंग यहाँ पर क्या हो गया? बहुत ही पतली। यानी ये जो आपको लाइट बीम नज़र आ रही है, प्रकाश पुंज नज़र आ रहा है, इसको मैं बहुत ज़्यादा पतला कर देता हूँ। तो बहुत ज़्यादा पतला करने पर जो ये पुंज है उसी को हम क्या बोल देंगे? उसी को बोल देंगे प्रकाश किरण। अब ये जो प्रकाश पुंज अपने पास है, ये प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है। ये जो प्रकाश पुंज है ये 3 प्रकार का होता है। कैसे 3 प्रकार? कि ये प्रकाश की किरणों का समूह है। तो प्रकाश की किरणें यानी लाइट रे जो है वो किस तरीके से किसी सरफेस तक आ रही है, उसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि जो प्रकाश पुंज लाइट बीम है वो 3 टाइप का होता है। 3 टाइप कैसे? कि अगर आप नॉर्मली इसी लाइट को अगर हम देखें तो इस लाइट की अगर हम नॉर्मल बात करें तो देखो ये क्या हो रही है, जो यहाँ पर सोर्स है, सोर्स से चलकर जब लाइट आगे की ओर जा रही है, तो सोर्स से जब लाइट आगे की ओर जा रही है तो वो फैल रही है। ठीक है, फैल रही है तो इसको बोला जाता है डाइवर्जिंग लाइट बीम। यानी आगे जाने पर जो रेज हैं पतली पतली इसके अंदर, उनके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, तो इसको क्या बोला जाता है? डाइवर्जिंग लाइट बीम या अपसारी प्रकाश पुंज बोला जाता है। अब कई ऐसे होते हैं जिनके अंदर लाइट जो है वो आगे जाकर मिलती है,
लाइट जो है वो आगे जाकर मिलती है। यानी जो लाइट रेज होती है इस पुंज के अंदर, इस बीम के अंदर, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो टाइम के साथ डिक्रीज होती जाती है। डिक्रीज होती जाती है तो उससे बोला जाता है कन्वर्जिंग लाइट बीम या अभिसारी प्रकाश पुंज बोला जाता है। और एक ऐसा होता है सदाबहार, जिसके अंदर कोई भी दो किरणें हैं, प्रकाश किरणें हैं, लाइट रेज है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कभी भी ना तो डिक्रीज होती है ना इंक्रीज होती है। यानी उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। उसे बोला जाता है पैरेलल लाइट बीम या समांतर प्रकाश पुंज। तो अगर हम डायग्राम से इसी चीज़ को समझे, प्रकाश पुंज के प्रकार को हम लोग देखते हैं, तो प्रकाश पुंज के प्रकार को अगर मैं डायग्राम से तुम लोगों को समझाना चाहूँ, ये कई क्वेश्चन जो हैं उनके अंदर आपको बोल देता है कि समांतर प्रकाश पुंज से प्रकाश आ रहा है या फिर अपसारी है या अभिसारी है, कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग है या पैरेलल लाइट बीम है। तो इसका जो पता है वो हमें कैसे चलेगा, नाम के बेसिस पर। अगर हम बात करें यहाँ पर, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो प्रकाश पुंज के प्रकार हैं। प्रकाश पुंज के प्रकार, टाइप्स ऑफ लाइट बीम, टाइप्स ऑफ लाइट बीम। अगर हम लाइट बीम के टाइप्स की बात करें तो सबसे पहला जो टाइप होता है इसे हम बोलते हैं पैरेलल लाइट बीम। पैरेलल लाइट बीम यानी मैं बोलूँगा इसे समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज होता क्या है, हमने क्या बात की कि जो लाइट का जो बीम है आपके पास, जो पुंज है, उनके अंदर जो प्रकाश की रेज है, लाइट रेज है, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, कोई भी दो लाइट रे की बीच की अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो वो डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, कभी भी परिवर्तित नहीं होती है। यानी ये इसी तरीके से आगे की ओर एक मीडियम के अंदर मोशन करते हुए जाती है। तो अगर इन दो कोई भी दो लाइट रेज के बीच की डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होती है तो हम इसे बोलते हैं पैरेलल लाइट बीम। यानी कोई भी दो प्रकाश की किरणें हैं और उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कभी भी ना बदले, यानी वो नियत रहे, कोई भी दो प्रकाश किरणों के बीच की दूरी। तो उस पुंज को क्या बोला जाता है, समांतर प्रकाश पुंज बोला जाता है। अगर हम दूसरे प्रकार की बात करें तो दूसरा प्रकार आपके पास होता है अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज या फिर इसको अंग्रेजी के अंदर बोला जाता है डाइवर्जिंग लाइट बीम। क्या बोला जाता है, डाइवर्जिंग लाइट बीम। अब अपसारी प्रकाश पुंज या फिर डाइवर्जिंग लाइट जो बीम है वो क्या होता है आपके पास, तो अगर हम बात करें यहाँ पर मैं बोलूँगा कि कोई आपके पास बीम ऐसी है, ठीक है, जो आगे जाने पर कोई लाइट रे जो है वो उस बीम की इधर जा रही है। जैसे टॉर्च है, टॉर्च को अगर हमने यहाँ पर जगा दिया तो उस टॉर्च से जिस तरीके की लाइट आगे की ओर फैलती हुई निकलती है उसे हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लाइट बीम या अपसारी प्रकाश पुंज। तो उसके अंदर जो कोई भी दो प्रकाश किरणें होती हैं, उन दोनों प्रकाश किरणों के मध्य की जो दूरी है वो जैसे जैसे ये बीम आगे की ओर बढ़ती है, जैसे जैसे ये पुंज आगे की ओर बढ़ता है, ये जो दूरी है दो के, कोई भी दो प्रकाश किरणों के बीच में, कोई भी दो लाइट रेज के बीच में, ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इंक्रीज होती रहती है। और डिस्टेंस इंक्रीज होती रहती है तो हम इसे बोलते हैं डाइवर्जिंग लाइट बीम या अपसारी प्रकाश पुंज। यानी प्रसार हो रहा है प्रकाश पुंज का, तो अपसारी प्रकाश पुंज हो गया। जो तीसरा टाइप होता है इसका, जो तीसरा टाइप होता है प्रकाश पुंज का, वो होता है अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज
अंग्रेजी के अंदर अगर हम बात करें तो कन्वर्जिंग लाइट बीम, कन्वर्जिंग लाइट बीम। कन्वर्जिंग लाइट बीम या अभिसारी प्रकाश पुंज है वो होता क्या है? तो अगर अभिसारी की बात करें तो हम कहेंगे जैसे इसके अंदर क्या हो रहा था, लाइट जब यहाँ से सोर्स से निकली तो वो लाइट जो है वो आगे की ओर फैलती हुई चली गई। लेकिन अगर अभिसारी की बात करें, कन्वर्जिंग लाइट बीम की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होगा कि कोई लाइट रे जो है वो अगर इस तरीके से आगे बढ़ रही है कि कोई भी दो लाइट रे के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस लगातार कम होती जा रही है। यानी आगे जाकर हमें ऐसे भी लगता है कि आगे जाकर ये जो प्रकाश किरणें हैं वो किसी एक बिंदु पर मिल जाएंगी। तो एक बिंदु पर मिल जाएंगी यानी कोई भी दो प्रकाश की किरणें हैं, लाइट रेज है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो अगर समय के साथ या जैसे जैसे प्रकाश पुंज लाइट बीम जो है वो आगे बढ़ता है, अगर ये डिस्टेंस डिक्रीज होती जा रही है तो इसे क्या बोला जाता है? अभिसारी प्रकाश पुंज बोला जाता है। अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो, फैल रही हो ज़्यादा तो अपसारी प्रकाश पुंज हो जाएगा। अगर फैल नहीं रही हो, सिकुड़ रही हो तो इसे बोला जाएगा अभिसारी प्रकाश पुंज या कन्वर्जिंग लाइट बीम। तो ये आपके पास बीम के तीन टाइप थे कि बीम जो है या प्रकाश पुंज जो है वो कितने टाइप का होता है। तो तीन प्रकार का होता है। आपको नॉर्मल ये ही ध्यान में रखना है कि प्रकाश पुंज का अगर नाम आ जाए क्वेश्चन के अंदर, आपको बोल दे कि पैरेलल लाइट बीम है, तो पैरेलल लाइट बीम का आपको मीनिंग क्या लेके चलना है, या अगर आप रे डायग्राम बना रहे हो तो रे डायग्राम के अंदर आपको पैरेलल लाइट बीम को कैसा लेना है। अगर आपके पास नाम आ जाए डाइवर्जिंग लाइट बीम, तो डाइवर्जिंग लाइट बीम अगर नाम आ गया तो आपको ये देखना है कि अपना जो रे डायग्राम हम बनाएंगे वो रे डायग्राम के अंदर जो पुंज है वो पुंज किस तरीके का होगा, वो आगे जाकर फैलेगा। अगर हम बात करें कन्वर्जिंग की, अभिसारी प्रकाश पुंज की, तो अभिसारी प्रकाश पुंज के अंदर क्या होगा, आगे जाने पर ये जो प्रकाश की किरणें हैं वो किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यानी ऐसा लगेगा कि जैसे ये सारी प्रकाश किरणें जो हैं वो एक ही जगह पर इकट्ठी हो गई हैं। तो ये आपके पास प्रकाश पुंज के प्रकार थे। अब अपन हम इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आके चलते हैं जिसका नाम है परावर्तन, रिफ्लेक्शन। और उससे पहले जितनी जितनी बेसिक चीज़ें थी वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। अब परावर्तन पढ़ने के लिए हम एक दर्पण काम में लेंगे। तो दर्पण जो है वो समतल दर्पण होगा आपके पास। समतल दर्पण हम पिछली क्लासों के अंदर पढ़ते आए हैं। प्लेन मिरर या समतल दर्पण जो है वो क्या होता है कि कोई कांच की एक सरफेस है, अगर उसके अपोजिट साइड के अंदर, या मैं ऐसे बोल लूँ किसी भी एक तरफ अगर सिल्वर की पॉलिश कर दी जाए, तो जैसे ये आपके पास कोई ग्लास है और इसका ये वाली जो सरफेस है, ये वाली फ्रंट सरफेस है, ये वाली बैक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर अगर चांदी की पॉलिश या सिल्वर पॉलिश कर दी जाए तो सिल्वर पॉलिश करने पर ये जो आपके पास पहले नॉर्मल कांच था यही बन जाता है समतल दर्पण। घरों के अंदर जो काम में आने वाला है, जिसके अंदर मुखड़ा देखते हैं सुबह सुबह, वो जो दर्पण है वो होता है आपके पास समतल दर्पण, क्योंकि उसकी एक तरफ की जो सतह है उस पर चांदी की पॉलिश की हुई होती है, जिससे जो प्रकाश की किरण इस दर्पण पर आती है वो इस दर्पण के मध्य से या इसमें से गुजरकर उस पार नहीं जा पाती है, वो इससे टकराकर वापिस चली जाती है। तो इसीलिए समतल दर्पण का नाम लिया जाता है। सीधा कांच क्यों नहीं बोला जाता, क्योंकि सीधा अगर कांच होगा तो लाइट रे जो आएगी वो इसमें से क्रॉस करके आगे की ओर चली जाएगी। दर्पण का मीनिंग है कि लाइट रे आएगी लेकिन चांदी की पॉलिश होने की वजह से वो इसमें से गुजर नहीं पाएगी, वो वापिस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो शुरू करते हैं, परावर्तन या रिफ्लेक्शन। साथ साथ आप नोट करते रहें। चलिए अपने पास नेक्स्ट जो टॉपिक है
मेन टॉपिक जो है वो हम बोल सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि दो ही टॉपिक हैं जिनके ऊपर बेसिस ये पूरा का पूरा चैप्टर है। एक तो परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है आपके पास अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। ठीक है, दोनों के ऊपर बेसिस ही ये पूरा का पूरा आपके पास चैप्टर है ऑप्टिक्स। अब अगर हम परावर्तन या रिफ्लेक्शन की बात करें तो आप नॉर्मल क्लासों के अंदर पढ़ के आए हो कि परावर्तन जो है वो क्या होता है। तो अगर हम बात करें परावर्तन की तो हम कहेंगे कि कोई प्रकाश की किरण जब माध्यम की किसी सतह पर या उसकी बाउंड्री पर आपतित होती है तो उसका कुछ पार्ट वापस उसी मीडियम के अंदर चला जाता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब देखिए, हम यहाँ पर इसी को डेमोन्स्ट्रेट करके देख रहे हैं कि आपके पास ये जो नीचे बना हुआ है ये कोई प्लेन मिरर है। ठीक है, यानी समतल दर्पण है। इस समतल दर्पण की अगर हम बात करें तो ये क्या करेगा, ये प्रकाश को अवशोषित नहीं करेगा या अपने में से गुजरने नहीं देगा। जितना प्रकाश इस पर आपतित होगा, जितना लाइट इस पर इंसिडेंट होगी, उतनी की उतनी वापस से चली जाएगी। अब हम एक टॉर्च काम में ले रहे हैं क्योंकि हमें लाइट का एक सोर्स चाहिए, लाइट के लिए, लाइट रेज के लिए या लाइट बीम के लिए। तो जब हम ये सोर्स ले रहे हैं यहाँ पर, तो हम कहेंगे कि जब इस सोर्स को हम ऑन करते हैं, जब इस सोर्स को हम ऑन करेंगे तो क्या होगा, इस सोर्स से एक लाइट रे जो है वो निकलकर प्लेन मिरर पर आएगी और प्लेन मिरर क्या करेगा कि उसमें से गुजरने नहीं देगा उस लाइट रे को, वो वापस इसे उसी मीडियम के अंदर भेज देगा। तो उसी मीडियम के अंदर ये जो लाइट रे है वो वापस से चली जाती है। अब अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें, नॉर्मल का मीनिंग हो गया आपके पास जो इस प्लेन मिरर के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, इस प्लेन मिरर के क्या हो, बिल्कुल परपेंडिकुलर हो। तो चलिए हमने ड्रॉ कर दिया। इसे बोला क्या जाता है, इसे बोला जाता है नॉर्मल। नॉर्मल क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये प्लेन मिरर या सरफेस जो है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है। जो आने वाली आपके पास इंसिडेंट रे है और जो आपके पास नॉर्मल है, अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इन दोनों के बीच में जो ये एंगल बन रहा है, इस एंगल को डिनोट किया जाता है स्मॉल आई से। ठीक है, और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे का मीनिंग हो गया जो प्लेन मिरर से वापस कोलाइड होकर वापस उसी मीडियम के अंदर जा रही है। तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को डिनोट किया जाता है स्मॉल आर से। और ये जो स्मॉल आर और स्मॉल आई है, इनको क्या बोला जाता है, स्मॉल आई जो है इसको तो बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण। ये जो स्मॉल आर है आपके पास, इसको बोला जाता है परावर्तन कोण या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, नॉर्मल हमें ध्यान से रखना है। परावर्तन की अगर हम बात करेंगे, रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, तो जो आपके पास नॉर्मल है इसको हमेशा कंसीडर करके चलना है। नॉर्मल यानी जो आपके पास पॉइंट है प्लेन सरफेस पर, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे मिल रही हैं, पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा, वह पॉइंट जिस पर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो है वो मिल रही है, उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर होता है। अब अगर ये तो एक प्लेन सरफेस है, अगर कोई रफ सरफेस हो जिसके अंदर बहुत सारी इरेगुलरिटी जो अनियमितताएं हों, तो वहाँ पर हम कहेंगे कि ये जो आपके पास नॉर्मल आप ड्रॉ करोगे, अविलंब इसे हम बोलते हैं, अविलंब जब आप ड्रॉ करोगे तो आपको वो जो पॉइंट है उस पॉइंट के परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है हमेशा। परपेंडिकुलर हमेशा, लंबवत जो है वो हमेशा आपको नॉर्मल बनाना है, तभी आपका क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हो पाएगा। तो अब चलते हैं कि हम बात करेंगे कि इंसिडेंट रे आ गई आपके पास, रिफ्लेक्टेड रे चली गई आपके पास, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन कोण आर है आपके पास, और नॉर्मल है। तो अगर हम बेसिक डेफिनेशन पहले देखें परावर्तन की, तो बेसिक डेफिनेशन जो होती है परावर्तन की वो क्या होती है। तो अगर हम बेसिक डेफिनेशन की बात करें परावर्तन की, तो मैं क्या लिखूँगा कि जब प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों की
परिसीमा पर आपतित होती है, परिसीमा पर आपतित होती है तो वह पुनः उसी माध्यम में, वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है जिससे वह आई थी। तो प्रकाश की यह परिघटना, प्रकाश की यह परिघटना परावर्तन कहलाती है, परावर्तन कहलाती है। अब बोले सर हमने यहाँ पर देखा इसके अंदर मीडियम दो अलग अलग कहाँ से आ गए, तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो देखो पहले जो लाइट रे है वो एयर से आ रही थी, ठीक है। अब लाइट रे जो है वो कांच पर आई, ठीक है। तो यानी लाइट का जो प्रोपेगेशन है वो लाइट का प्रोपेगेशन हो रहा है एयर टू ग्लास, हवा से कांच के अंदर। तो हवा जो है वो एक अलग माध्यम हो गया, अलग मीडियम हो गया, और जो कांच है वो एक अलग मीडियम हो गया। तो देखिए हम अगर बात करें परावर्तन की, तो परावर्तन की डेफिनेशन या परिभाषा जो है वो हमने क्या लिखी कि जब प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों की परिसीमा पर आपतित होती है तो वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। अब ये उसी माध्यम में लौट जाती है, पूरी की पूरी नहीं लौट पाती है, उसका कुछ भाग लौट पाता है। अब जो आपने यहाँ पर प्लेन मिरर लिया है, अगर ये प्लेन मिरर ऐसा है जो अपने ऊपर आपतित सारी प्रकाश का परावर्तन कर देता है, यानी कुछ भी अंश अपने अंदर नहीं रखता है, अपने में से गुजरने नहीं देता है, तो उसकी तीव्रता जो है वो समान रहेगी, या मैं बोलूँगा कि जितनी प्रकाश किरण आई थी उतनी की उतनी वापस चली गई। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि उसका कुछ पार्ट जो है वो पार्ट उस कांच में से भी पास आउट होता है। तो मैं बोलूँगा कि वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, लेकिन ये नहीं बोल रहा कि कितनी मात्रा उसकी उसमें से लौट जाएगी, जिससे आई थी, जिसमें से वो जिस मीडियम में से वो ट्रेवल करके आई थी उसी मीडियम के अंदर अगर वो वापस लौट जाए तो इसको बोलेंगे हम लोग परावर्तन। अगर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अगर मैं डेफिनेशन लिखनी चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, when light ray is incident on boundary of two mediums, boundary of two mediums, and ray move back to medium in which she travel before incidence, then this phenomena is known as reflection. This phenomena is known as रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्शन बोला जाता है। यानी जिस मीडियम में से वो लाइट रे आ रही थी उसी मीडियम में अगर वो लाइट रे वापस चली जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब अगर हम बात करें कि रिफ्लेक्शन के टाइप, रिफ्लेक्शन किस किस टाइप का हो सकता है, तो रिफ्लेक्शन जो है वो दो टाइप का होता है नॉर्मली।
एक को बोला जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। अब परावर्तन जो है आपके पास, रिफ्लेक्शन जो है, इसके ये जो टाइप हैं वो टाइप नॉर्मली किसके ऊपर बेसिस है? ये टाइप्स नॉर्मली बेसिस हैं उस सरफेस के ऊपर जो हमने अभी प्लेन मिरर ली थी, इस प्लेन मिरर के ऊपर बेसिस ये टाइप्स। वो प्लेन मिरर जो है उसकी ऊपर वाली सरफेस जिस टाइप की होगी उसी टाइप का वहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा। अगर हम पहले बात करें कि पहला जो परावर्तन का प्रकार है इसे हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसे हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी नियमित परावर्तन। क्या बोला जाएगा? नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन जो है वो क्या होता है? अगर हम नियमित परावर्तन की बात करें तो नियमित परावर्तन क्या होगा कि जो आपके पास सतह है या सरफेस जो आपके पास है, जैसे हमने एग्जाम्पल के अंदर लिया था एक प्लेन मिरर, समतल दर्पण, उसी तरीके की आपके पास कोई एक समतल सतह, बिल्कुल स्मूथ सतह है आपके पास, और कोई प्रकाश की किरण, लाइट रे जो है या लाइट बीम की मैं बात कर लूँ तो वो लाइट बीम जो है वो इस तरीके से इस सतह पर, इस सरफेस पर आ रही है। यानी ये इसकी मैं अगर बात करूंगा तो ये जो लाइट बीम का टाइप है ये कौन से टाइप का लाइट बीम है? तो ये जो लाइट बीम है यहाँ पर जो मैं बना रहा हूँ ये है आपके पास पैरेलल लाइट बीम, ठीक है, ये आ रहा है। और अगर ये यहाँ से वापस पैरेलल होकर ही चला जाए, वापस पैरेलल होकर ही चला जाए, तो मैं बोलूँगा ये जो यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, ये किस टाइप का है? रेगुलर रिफ्लेक्शन, या फिर मैं बोल सकता हूँ नियमित परावर्तन है। अब अगर ये जो सतह हमने यहाँ पर ली है, ये सतह हम कैसी ले रहे हैं? ये सतह हम लोग ले रहे हैं स्मूथ, ठीक है, जिसके ऊपर इर्रेगुलरिटीज बिल्कुल कम है। अब अगर हम कोई ऐसी सतह लें, कोई ऐसी सरफेस लें जिस पर इर्रेगुलरिटीज बहुत ज़्यादा हो, तो उसके अंदर हम बोला वो जो परावर्तन है आपके पास उसे बोला जाएगा अनियमित परावर्तन, या फिर मैं बोल सकता हूँ इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो देखो अनियमित परावर्तन या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? तो हम अगर बात करें कि आपके पास कोई एक सरफेस है कुछ इस तरीके की, इसके अंदर हमने बोल दिया कि बम्प्स हैं 2, ठीक है, बम्प्स, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं? इर्रेगुलरिटीज, नॉर्मली हम इसे बोल सकते हैं। अब अगर इर्रेगुलरिटीज की अगर हम बात करें तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर लाइट रे जो है वो पैरेलल आ रही है, लाइट बीम जो आ रही है वो पैरेलल आ रही है, ठीक है, पैरेलल लाइट बीम आ रही है। यहाँ पर इन पॉइंट्स के ऊपर जब ये लाइट बीम आएगी तो मैं बोलूँगा कि यहाँ से ये वापस रिफ्लेक्ट होगी, तो वापस रिफ्लेक्ट होगी तो अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करके देखूँ, ठीक है, तो नॉर्मल ड्रॉ करूँगा तो तीनों ही पॉइंट्स पर नॉर्मल जो है उसकी डायरेक्शन अलग अलग आएगी। अगर हम नॉर्मल की डायरेक्शन की बात करें यहाँ पर तो मैं कहूँगा कि ये जो फर्स्ट वाला है इसके लिए अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, मैं कहूँगा इस वाली सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी इस तरीके का यहाँ पर नॉर्मल आएगा। अगर इसके लिए नॉर्मल की बात करूँ तो मैं नॉर्मल जो ड्रॉ करूँगा वो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉ करूँगा। यहाँ पर अगर हम बात करें नॉर्मल ड्रॉ करें तो मैं इस तरीके से यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करूँगा। तो नॉर्मल अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो तीनों जो नॉर्मल यहाँ पर बनेंगे वो तीनों नॉर्मल की डायरेक्शन अलग अलग होगी, और अलग अलग डायरेक्शन होने की वजह से ये जो लाइट रे वापिस रिफ्लेक्ट होंगी, वो लाइट रे जब वापिस रिफ्लेक्ट होंगी तो वो पैरेलल नहीं होंगी।
पैरेलल नहीं होंगी तो मैं बोलूँगा कि ये जो यहाँ पर आपके पास रिफ्लेक्शन हो रहा है वो नियमित ना होकर कौन सा रिफ्लेक्शन है, अनियमित रिफ्लेक्शन है या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्लेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक को बोला जाता है रेगुलर और दूसरा होता है इर्रेगुलर। रेगुलर का मीनिंग क्या हो गया कि अगर सरफेस जो है वो बिल्कुल स्मूथ है, उस पर कोई भी किसी भी तरह का बम्प्स नहीं है, इरेगुलरिटी नहीं है, कोई भी अनियमितता नहीं है, खड्डे वगैरह नहीं है उस सरफेस के अंदर, तो वहाँ से जो रिफ्लेक्शन होगा, जो परावर्तन होगा वो बोला जाएगा नियमित परावर्तन या रेगुलर रिफ्लेक्शन। और अगर कोई ऐसी सरफेस है जिस पर ढेर सारे बम्प्स हैं यानी खड्डे बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर जब रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद में जैसे पैरेलल लाइट बीम आ गई, समांतर प्रकाश पुंज उस पर आपतित हो गया, लेकिन जब वो जाएगा परावर्तित होकर तो वापस जाएगा, तब जो लाइट रे हैं या जो वो लाइट बीम या प्रकाश पुंज है वो समांतर नहीं रह सकता। उसके अंदर जो अलग अलग लाइट रे हैं उनके डेविएशन की डायरेक्शन अलग अलग होगी, उनके वो जो आपके पास परावर्तित किरण है, रिफ्लेक्टेड रे हैं, उनकी जो डायरेक्शन है वो अलग अलग होगी और उसी वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, अनियमित परावर्तन बोला जाता है। चलिए अब अगर हम नेक्स्ट देखें कि परावर्तन जो है इसके नियम क्या क्या होते हैं, तो हम लोग पहले से पढ़ रखे हैं हमने नियम जो है वो छोटी क्लासों के अंदर भी परावर्तन जो है जितना मैंने अब तक पढ़ाया है उतना पढ़ा दिया जाता है। तो इसके जो नियम की अगर हम बात करें कि परावर्तन जो है इसके नियम क्या क्या होते हैं, तो देखिए साथ साथ नोट डाउन करते चाहिए। चलिए हम अपना डायग्राम जो है परावर्तन वाला वो वापस से देख लेते हैं। नज़र आ रहा होगा आपको परावर्तन का डायग्राम जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं परावर्तन के नियम। इसी डायग्राम को देखकर हम लोग परावर्तन या रिफ्लेक्शन के नियम जो हैं वो देखेंगे। परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब कहने में तो ये जो नियम हैं, ये जो लॉज हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे हैं, लेकिन जब इन्हें अप्लाई करने का टाइम आता है तो अप्लाई करने पर यही छोटे छोटे नियम जो हैं वो एक बड़ा रोल अदा करते हैं, बड़ा रोल निभाते हैं किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए। तो अगर रिफ्लेक्शन की लॉज की अगर हम बात करें तो देखो आपको 3 यहाँ पर टोटल लाइनें नज़र आ रही है। एक को हमने बोल दिया इंसिडेंट रे, दूसरी को हमने बोल दिया रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण, रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण इस प्लेन मिरर या इस समतल दर्पण से परावर्तन के बाद में वो गुजर रही है। और तीसरी आपके पास यहाँ पर लाइन है अभिलंब या नॉर्मल। तो अगर हम पहले नियम की बात करेंगे, पहले लॉ की बात करेंगे, तो पहले लॉ जो है वो क्या होता है आपके पास, पहला लॉ होता है रिफ्लेक्शन का एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई, डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा, आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कौन सा है, स्मॉल है आर, यानी मैं बोलूँगा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी मैं बोल दूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी क्या होता है आपके पास हिंदी के अंदर आपतन कोण, यानी आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है वो आपतन कोण कहा जाता है, और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है वो परावर्तन कोण कहा जाता है। तो हम बोलेंगे कि पहला नियम क्या होता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बिल्कुल बराबर होता है। तो अगर बिल्कुल बराबर हो जाएगा तो हम इस डायग्राम के अंदर देख के बोल सकते हैं कि ये जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाते हुए आ रही है उतना ही एंगल बनाते हुए वापस भी चली जाएगी, यानी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल बनाएगी। अगर हम दूसरे लॉ की बात करें
तो दूसरा लो क्या होता है, जैसे मैंने पहले कहा था आपको, यहाँ पर 3 रे जो है वो नज़र आ रही होगी, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, और तीसरी जो लाइन है वो है नॉर्मल। तो अगर हम इन तीनों की बात करें तो इन तीनों के अंदर देखिए, ये जो तीनों लाइनें हैं आपके पास, क्या ये एक ही प्लेन के अंदर हैं क्या? तो मैं बोलूँगा कि प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर पर जो रे आ रही है, जब वो रे आ रही है तो अगर जहाँ पर वो रे इस मिरर पर आ रही है उस पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन एज्यूम करके चलूँ, तो ओरिजिन अगर मैं एज्यूम कर लूँ उस पॉइंट को, तो हम कहेंगे कि जो लाइट रे है वो इस तरीके से आ रही है ओरिजिन की तरफ। तो ओरिजिन की तरफ आ रही है तो एक तो उसकी हाइट डिक्रीज हो रही है, और एक मैं बोलूँगा कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज हो रहा है। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। हाइट का मीनिंग हो गया वर्टिकल डिस्टेंस, तो वर्टिकल डिस्टेंस को हम y से डिनोट करते हैं, तो हम बोलेंगे कि x और y दोनों कोऑर्डिनेट इसके चेंज हो रहे हैं। और जब कोई भी आपके पास ऐसा कोई पार्टिकल होता है, मैकेनिक्स के अंदर हम पढ़ के चलते हैं कि कोई भी पार्टिकल अगर x और y डायरेक्शन के अलोंग एक साथ मूव करता है तो हम बोल सकते हैं कि वो एक्स वाई प्लेन के अंदर मूव कर रहा है। तो सेम इसी तरीके से अगर मैं रिफ्लेक्टेड रे की बात करूं तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो वापस जा रही है। जब वो वापस जा रही है तो उसकी हाइट इंक्रीज हो रही है और एक्स कोऑर्डिनेट भी इंक्रीज हो रहा है, यानी वो भी एक्स वाई प्लेन के अंदर ही मोशन कर रही है या प्रोपेगेट हो रही है। और नॉर्मल जो है वो तो आपके पास है, वो तो किधर ही मोशन नहीं कर रहा, उसकी तो कुछ हाइट है और किसी एक्स कोऑर्डिनेट पर वो रखा हुआ है। तो अगर हम इन तीनों की ही बात करें, नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, यानी अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण, तो हम बोलेंगे कि ये तीनों जो हैं वो तीनों एक ही प्लेन के अंदर हैं। तो दूसरा जो नियम है, दूसरा जो लॉ है वो क्या हो जाता है आपके पास, मैं लिखूंगा नॉर्मल इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन सेम प्लेन। अब यहाँ पर मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ कि एक्स वाई प्लेन है या नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर ये जो प्लेन मिरर है ये वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर होता तो अलग चेंज हो जाता। अब इस प्लेन मिरर की जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग हम बोल देंगे कि वो एक्स वाई प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में है या एक्स जेड प्लेन के अंदर है। अब हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये तीनों जो हैं वो होंगे क्या, सेम प्लेन के अंदर होंगे। अगर हिंदी के लिए मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा कि अभिलंब आपतित किरण व परावर्तित किरण सदैव एक ही तल में होते हैं, तो ये आपने पास 2 नियम बन गए परावर्तन के, रिफ्लेक्शन के 2 लॉज बन गए। इन 2 लॉज के बेसिस पर ही हम कई सारी प्रॉब्लम्स जो है वो डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि इन दोनों नियमों के बेसिस पर हम किस किस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो प्लेन मिरर के साथ मिलाकर सोल्व कर सकते हैं। तो तब तक के लिए आप लोग क्या करोगे, जितना हमने रे ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ लिया वो वापस से रिवाइज करो। रिफ्लेक्शन के अंदर हमने जो आज पढ़ा है वो भी रिवाइज कीजिए, और ये रिवाइज करने के बाद में हम कल के वीडियो लेक्चर के अंदर ये देखेंगे कि किस किस टाइप की प्रॉब्लम जो है वो जेईई और नीट के लिए समतल दर्पण या फिर प्लेन मिरर के रेस्पेक्ट में आती हैं। थैंक यू।